ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे। पहले तो फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इसके टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स जान लेंगे, उसके बाद हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, आइए एकदम टू द पॉइंट मैं बताऊँगा, आराम से देखते जाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फोर्स सिस्टम कहते हैं किसको हैं। तो फोर्स सिस्टम उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी एक बॉडी के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो उस पूरे के पूरे फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं फोर्स सिस्टम। दैट मीन्स मैनी फोर्सेज वर्कड एट एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। मान लो इधर से लग रहा है फोर्स, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं फोर्स सिस्टम। अब इसका जब एनालिसिस करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। फोर्स का ही तो एनालिसिस को मैकेनिक्स कहा जाता है। आइए, तो ये तो आपने देख लिया। चलो, इससे तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग नोट कर लोगे इस चीज़ को। ओके, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, फोर्स सिस्टम होते हैं दो तरह के। पहला क्या होता है? कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट वन इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस किसे कहते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब है जो एक ही प्लेन में लाई करेगा, उसे कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक कैरम बोर्ड ले लिया हमने, उस कैरम बोर्ड के ऊपर जितने भी गोटी हैं और जो एक स्ट्राइकर होता है बड़ा सा, ये जो मूव कर रहा है इधर उधर, ये क्या है? एक ही प्लेन में, मतलब किसी सरफेस के ऊपर। अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे कोप्लेनर। एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन है, बोर्ड भी एक प्लेन है। लेकिन नॉन कोप्लेनर क्या है? स्पेस में। अगर कोई भी फोर्स स्पेस में काम कर रहा है, जैसे हम लोग फुटबॉल को उछाल दिए, जैसे फुटबॉल को हमने उछाला तो वो क्या हुआ? स्पेस में जा रहा है। तो स्पेस में जब वो मूव कर रहा है, तो जैसे ही मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि पोजीशन को वह चेंज कर रहा है टाइम के साथ। जैसे ही टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पोजीशन के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को टाइम के साथ, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो वो जो स्पेस में उड़ रहा है फुटबॉल, उसमें उसके ऊपर 3 डायमेंशनल फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब उसे हम कौन सा सिस्टम कहेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। क्लियर है? मतलब सिंपल से समझो, अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस, समझो वो 2D फोर्स है, दैट मीन्स कोप्लेनर फोर्सेस है। और अगर किसी स्पेस के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, कोई वस्तु स्पेस में है और उस स्पेस में उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उसके ऊपर नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम या स्पेस फोर्स कहेंगे उसको। ठीक है, ये 3D के अंदर आता है, जैसे फुटबॉल, एरोप्लेन एग्जाम्पल्स में ले सकते हो। और ये क्या आता है? 2D के अंदर, इसमें 2D आते हैं। ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा हो तो। अब ये तो टाइप्स नहीं होते हैं इसके अंदर। ये स्पेस के अंदर बहुत सारे फोर्स लगेंगे, को नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला क्या? कॉन्करेंट फोर्सेस। दूसरा क्या? पैरेलल फोर्सेस। तीसरा क्या? जनरल फोर्सेस। चूँकि अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, तो बस एक बार मैं इसे समझा दूंगा आपको, उसके बाद 1-2 लेक्चर और लगेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। उसके बाद हम लोग आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक, जो आपका सिलेबस है, मतलब ये सब तो सिलेबस ही है, लेकिन ये सब ओवरव्यू है आपका, सिलेबस में आराम से करते चले जाएंगे। ठीक है, इसका नोट्स बनाते चले जाना। क्योंकि देखो, वीडियो क्या है ना, कि वीडियो अगर आपका 30 मिनट का वीडियो है, समझ जाओ ये 1.5 घंटे का वीडियो है ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है? मैं इसे लिखवाऊंगा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप लोग लिखोगे। यहाँ क्या है? एक बार मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद फिर आप लिखते चले जाओ। आधा घंटा मेरा, 1 घंटा आपका। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा बकवास नहीं होता, आराम से बस हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको समझो। नहीं समझ में आता है दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए, आधे घंटे का वीडियो समझो कि आपका 1.5 घंटे का वीडियो है। क्लियर है? आराम आराम से समझें। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं कोई भी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे F1, F2, F3, F4 इधर एक्ट कर रहा है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको बढ़ा करके ऐसे कर सकते हो। दोनों F4 ही है। ठीक है, F5 लग रहा है,
तो एक ही पॉइंट पर मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सबका कोई ना कोई एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, मीटिंग एट वन पॉइंट, कौन, लाइन ऑफ एक्शन। बहुत सारे फोर्सेज हैं, सभी फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो समझो वो सब के सब फोर्स क्या हो जाएंगे, कॉनकरेंट फोर्स हो जाएंगे। ओके, आइए दूसरा क्या है, पैरेलल फोर्सेज। पैरेलल फोर्स का एग्जांपल कैसे देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल देख लो, मान एक कैरम कैरम का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक कैरम बोर्ड है, उसके ऊपर एक स्ट्राइकर है, 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों लोग अपने हाथ से इसको इधर खींच रहे हैं, इस कैरम को इधर खींच रहे हैं, स्ट्राइकर को। ये जो बैठा है आदमी, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो एक ही स्ट्राइकर है, उन सबको सभी लोग खींच रहे हैं, तो एट दैट टाइम उस मोमेंट पे इसके ऊपर कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। मान लो कि कैरम बोर्ड है, सबके ऊपर गोटी रखा हुआ है इस तरह से, और उसको छोड़ दो। जैसे ही गोटी रखा हुआ है तो ये गोटी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसके नीचे mg एक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, मान लो ये एक हाथ है, इसके ऊपर यहाँ गोटी है, तो इसका mg यहाँ एक्ट कर रहा है। मान लो ये mg इसका एक्ट कर रहा है, इसका mg यहाँ एक्ट कर रहा है, तो ये सब क्या होंगे, पैरेलल फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया पैरेलल फोर्सेस का। और ये सब के सब क्या है, 2D ही है, एक ही प्लेन के अंदर है। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं भाई, मान लो कि ये बहुत सारा गोटी है, इसके ऊपर स्ट्राइकर है, मैंने स्ट्राइक किया इसको, तो ये इधर भागा, 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 जिधर मन इधर भाग रहा है, लेकिन किसके ऊपर भाग रहा है, प्लेन के ऊपर नहीं भाग रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस का क्या होता है, डायरेक्शन जो है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। देखो इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो सेम होता है, क्लियर है। इसके अंदर डायरेक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट करता है। तो ये 3 फोर्सेस हो गए। अब सबसे बड़ी बात, ये जो 2D फोर्स है ना, कोप्लेनर, ये हमें क्या बताता है, अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। तो किस एक्सिस के अंदर उसका कंपोनेंट है उसको बस दर्शा देता है, क्या, एफ। ये क्या होगा, एफ फोर्स क्या होगा, एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। आई क्या बताता है कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए आई लगाते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे लगाते हैं। 2 ही एक्सिस होते हैं, इसलिए इसके अंदर 2D होता है, कोप्लेनर के अंदर 2 ही टर्म आएंगे। लेकिन 3D नॉन कोप्लेनर, इसके अंदर क्या आएंगे, 3 टर्म आएंगे, कौन, एक्स वाई जेड। तो एफ एक्स आई डायरेक्शन में, एफ वाई जे डायरेक्शन में, एफ जेड के डायरेक्शन में। क्लियर है। चलिए 3D का मतलब हो गया कि दीवार का एक कोना ले लो, है ना, तो एक तो ये हो गया एक्स एक्सिस मान लो, ये हो गया वाई एक्सिस मान लो, और एक ये वाला इस तरह से। ठीक है, या अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऐसे, ये जो इधर से जो एक एक्सिस निकला हुआ है इसे कहेंगे जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, ये क्या है, फॉर एनी फोर्सेज मस्ट बी, किसी भी फोर्स को, किसी भी फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होगा, दैट मीन्स कि 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, इस तरह से। डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का मतलब या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजेंटल या इंक्लाइन। ठीक है, फोर्स या तो ऐसे लग सकता है, या तो ऐसे लग सकता है, या फिर इस तरह से इंक्लाइन लग सकता है। ठीक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। ओके, उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अब किस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हमें देखना है। तो कोई भी फोर्स का एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना होगा, डायरेक्शन पता करना होगा किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को पता करना होगा। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, जल्दी करो। ओके, तो अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। अब इसके बाद फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या, रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसी को फॉलो करना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, और कुछ में इसमें कुछ करना ही नहीं। क्लियर है, आइए देखते हैं क्या है रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस किसे कहते हैं, कोई भी एक पॉइंट है, उसी पॉइंट से बहुत सारे फोर्सेस किसी भी डायरेक्शन में गया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। मान लो ये इधर फोर्स लग रहा है, 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 इन सभी फोर्स के कारण ये मूव कर रहा है इस साइड। ये क्या कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है। जैसे ही इस साइड मूव कर रहा है, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि भाई सब के रिजल्टेंट को मिला करके इसका जो ओरिजिनल फोर्स है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सारे फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ये एक ही फोर्स इधर लग रहा है, ये सब के सब मिल करके इधर फोर्स काम कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या है, ये है। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है
कि भाई मान लो कि हमें ये पूछा जा रहा है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि अभी हमने बताया था, इससे जस्ट पहले बताया था यहाँ पर कि फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्या है, मूव कर रहा है इस फोर्स से। तो अब हम इन सब की बात नहीं करेंगे, इस रिजल्टेंट की बात करेंगे। ये रिजल्टेंट जो है फोर्स है, और ये फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा, डेट मीन्स कि इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। साथ ही साथ यह डायरेक्शन का मतलब होता है कि हर एक फोर्स से यह किस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो F3 है, F3 से ये कितने एंगल पे है। ठीक है, मान लो ये θ1 एंगल पे है, तो हम कहेंगे F3 से इसका डायरेक्शन क्या है, तो F3 से ये θ1 एंगल पे होगा। हम बोलेंगे भाई इस रिजल्टेंट का मान लो कि ये रिजल्टेंट हमें 10 न्यूटन का आ गया, तो हम कहेंगे इस 10 न्यूटन जो है F2 से किस डायरेक्शन में है, F2 से कहाँ पे है, तो F2 से इधर है, मान लो θ2 पे, तो हम कहेंगे कि भाई F2 से ही है। उसी तरह से F3 से, F4 से, कहने का मतलब इसका डायरेक्शन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, बहुत सारे फोर्सेस जो दिए होंगे उन फोर्सेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इसके डायरेक्शन। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस पॉइंट पे लग रहा है, तो जो कंकरेंट फोर्सेज हैं ये तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही होता है। इसी के ऊपर हम कहेंगे हाँ भाई इसी पॉइंट पे, ये मान लो P पॉइंट है तो इसी P पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। क्लियर है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आए हैं, अब ध्यान देना, करना क्या है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 45 डिग्री के ऊपर, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री के ऊपर। तो करना क्या, सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो एक तो इसका कंपोनेंट इधर होगा। ठीक है, कंपोनेंट इसका इधर होगा, क्या होगा कंपोनेंट, वो होता है क्या, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के ऊपर एक्ट करता है, इसे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो ये जो 45 डिग्री है इसको जब रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 20 न्यूटन के कारण आया है, थीटा यहाँ है तो थीटा की तरफ कॉस लगता है, तो यहाँ पे होगा 20 कॉस 45 डिग्री, नीचे क्या होगा 20 साइन 45 डिग्री। ठीक है, इसको जब रिजॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर एक तो यहाँ से कंपोनेंट होगा, एक यहाँ से कंपोनेंट होगा, इस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चूँकि ये 10 न्यूटन का है तो 60 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 कॉस लगेगा, क्योंकि एंगल हमें पता है 60 कॉस 10 कॉस ना, 10 कॉस 60 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा 10 साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसे रिजॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, 1 2 3 4 5, इन पाँचों स्टेप को फॉलो करके हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कर ले, क्वेश्चन है fx fy फाइंड करना है, समीशन ओवर r निकालना है, r का समीशन ओवर fx का होल स्क्वायर प्लस fy का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। रिजल्टेंट ऑफ एक्ट, यही स्टेप्स हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है और बस हमें क्या करना है, फोर्स के रिजल्टेंट को निकाल देना है। क्लियर है, अभी हम इसको क्वेश्चन को बताएंगे अच्छे से, पहले इसको नोट करो आराम से जल्दी। चलिए रिजॉल्व हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, करना क्या है भाई, हमें ध्यान से देखना, स्टेप्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व तो हमने कर दिया, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ये क्या है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आराम से इसके पहले समझो, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। इसके बाद जो लेक्चर लूँगा ना मैं इसके कुछ क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, पहले इस पर फर्स्ट टाइम में समझ लो, ये ध्यान समझना है, एक एक बार बोलूँगा। 20 न्यूटन 10 न्यूटन, इसको रिजॉल्व कर दिया। जैसे रिजॉल्व कर दिया तो एक्स एक्सिस में देखो हमारे पास कितने फोर्सेस आए हैं, 1 2 फोर्सेस आए हैं। वाई एक्सिस में कितने फोर्सेस आए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, रिजॉल्व करना, कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, समेशन ओवर एफ एक्स एंड समेशन ओवर एफ वाई निकालना। इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं सबका सम निकाल दो। इसका मतलब है वाई डायरेक्शन में, डेट मीन्स कि वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका सम निकाल दो। तो करना क्या है हमें यहाँ पे, समेशन ओवर एफ एक्स निकालना है। इसका मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं सबका सम निकाल दो साइन के साथ। तो एक्स डायरेक्शन में देखो ये तो नेगेटिव एक्स है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं है, ये पॉजिटिव एक्स है, इसके अंदर 2 फोर्स है, दोनों फोर्स को लिख दो। दोनों फोर्स क्या होता है, 10 ऑफ कॉस 60 डिग्री प्लस 20 कॉस 45, 20 कॉस 45 डिग्री।
पहला लिख दिया। अब देखो दूसरा क्या होगा, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या होगा, इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है सबको लिख दो। तो पहले तो पॉजिटिव में देखो, एक फोर्स है 10 sin 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया 10 sin 60 डिग्री, प्लस उसके बाद क्या है 20 sin 45। लेकिन ये क्या है, नीचे है, मतलब ये माइनस के साथ आएगा जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 20 sin 45 लिखेंगे। तो ये प्लस ना होकर के माइनस 20 sin 45 डिग्री। क्लियर है, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब क्या करना है, ये रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को निकाल देना है। सबसे पहले वैल्यू से फाइंड कर लो। 10 cos 60, cos 60 कितना होता है, 10 तो 10 हो गया। cos 60 कितना होता है, साइन 30 कितना 1/2, तो हो जाएगा ये 1/2 प्लस 20 लिखा 45। cos 45 क्या होता है, cos 45 आपका हो जाता है 0-30 इधर से हो गया, 0-30 45 1/√2, 1/√2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 20/√2। जब इसको हम करेंगे 20/√2, इसका मतलब है कि 2 कर दिया और इंटू 10 कर दिया और अपॉन में √2। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस √2 से √2 जाएगा तो 10√2 बचेगा। ये आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। एक √2 से √2 चला गया, 5 प्लस 10√2 बच गया, इतना न्यूटन आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करो एफ वाई को। 10 sin 60 कितना √3/2 माइनस 20 sin 45 कितना 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा तो 5√3 माइनस 20/√2 कितना था 10√2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√2। क्लियर है, ये आपका एफ वाई आ गया, ये आपका एफ एक्स आ गया, ये आ गया एफ ऑफ वाई समेशन ओवर एफ ऑफ वाई आया है, ये आ गया समेशन ओवर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल देना है। रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से समझ लो, इसी से पैरेललोग्राम लॉ इसी से आया है, इसी सारे स्टेप को फॉलो करके पैरेललोग्राम लॉ आया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, ध्यान से देखना। अब मैं बताने वाला हूँ एक बार में, एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, इन दोनों को अंडर रूट करके जो भी निकला है, जो भी ये निकला है उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस इसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल देना है। रिजल्टेंट का मतलब कि अभी मैंने बताया था ना कि जो रिजल्टेंट है, जो एफ है, वह इस कितने एंगल के ऊपर है, तो इससे कितने एंगल के ऊपर है, मतलब कि ये थीटा निकाल देना है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ओवर एफ वाई बाई समेशन ओवर एफ ऑफ एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। मतलब ये स्टेप है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है, 5 स्टेप को नोट कर लो। उसके बाद मैं अभी इसी स्टेप के ऊपर किस तरह से पैरेललोग्राम लॉ आते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। क्वेश्चंस करेंगे, यही 5 स्टेप है, इसी को फॉलो करना है और यही आपको नंबर दिलाएगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको।